नाजरीन, सिलसिला मुलाकातों के साथ हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर मीर जवाद ज़ार खान साहब। हम गुफ्तगू का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ख़ास तौर पे जानना चाहूँगा कि जो अक्सर जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, उनको घुटनों का दर्द है या गर्दन का दर्द है, बैक पेन है, इस तरह की जो शिकायतें आम हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और वो किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं? आपने सही कहा कि बैक पेन और घुटनों का दर्द बहुत कॉमन कॉज है। अब बैक पेन जो रहता, नॉर्मली बैक पेन एक बीमारी नहीं है। बैक पेन जो है एक बायोमैकेनिकल इफेक्ट्स, यानी जिस तरीके से आप बैठ रहे हैं या जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, यानी कई लोग ऑफिस में जो है इम्प्रॉपर चेयर पे बैठ जाते हैं, यानी आपकी चेयर सीटिंग पोजीशन पे, या आप जो है जिस तरीके से वेट लिफ्ट करते हैं, यानी कॉमनली जो है आपका बैक पेन इसलिए होता है कि आप कभी जो है एकदम झुक के वेट उठा देते हैं। कि वेट उठाने का एक तरीका है, जैसा आप वेट लिफ्टर को देखे होंगे कि वेट लिफ्टर्स जो है आप एकदम नीचे बैठ के वेट लेके उठते, तो ये एक तरीका है जिससे जिस तरीके से वो तरीके से अगर आप वेट उठा रहे हैं तो आपको बैक पेन नहीं आता। यानी आप जो है एकदम सडनली ऐसा फॉरवर्ड बेंड करके अगर वेट उठाएंगे तो आपको स्लिप डिस्क हो जाता है। नॉर्मल 90% ऑफ बैक पेन का कॉज डिस्क बल्कि एक स्ट्रक्चर है, ये बैक पेन के स्पाइन के अंदर रहता। तो ये एवरी वर्टिब्रा जो हम बोलते हैं उसके अंदर जो है एक डिस्क पाया जाता है, नेचुरल शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो ये जो है 90% कॉज ऑफ बैक पेन और नेक पेन रहता। ये इवन 20 साल में हो सकता है, आपको 60 साल में, क्या उम्र से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे मेनली क्या है, आपका सिटिंग पोस्चर है, जिस तरीके से आप जॉब पे बैठ रहे हैं, जिस तरीके से आप डेली एक्टिविटी है। अब जैसा खवातीन है घर में काम करते रहते, तो वो लोग जो है एकदम जैसा सडनली झुक के कुछ बकेट उठा दिए या सडनली कुछ भी रेगुलरली जो है एक बच्चों को गोद में लेते, तो ये क्या है, उन लोगों को क्या है सीधा बैठना चाहिए, और अगर कुछ वजन उठा तो नीचे बैठ के लेके उठना है। तो बैक पे जो है स्ट्रेन होने से होता तकरीबन जो है, आपको एक प्रॉपर पोजीशन से अगर आप डेली एक्टिविटी करें तो बैक पेन नहीं होता। तो आपको देखिए, आप जब अब जैसा नमाज का तरीका हमारा है, वो भी एक बायोमैकेनिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक तरीका है कि आप बैठ के जैसा सीधी तरीके से आप रुकू में जा रहे हैं, तो ये तरीके पे आपको बैक पेन नहीं होता। तो आप घुटना मोड़ के रुकू में जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी नेमत है, हमारी नेमत है कि आप वो तरीका वो वहीं बताया गया कि आपको किस तरीके से आप फॉरवर्ड बेंड करना चाहिए। तो आप घुटना मोड़ के आप झुक रहे हैं तो आपको इसमें बैक पेन नहीं होता। तो ये तरीके से आप वेट भी उठा रहे हैं तो ऐसा ही घुटना झुक के आप बैठ के वेट उठाना पड़ता। तो इसका नॉलेज जाहिर है कॉमन पब्लिक को नहीं रहता। तो जब वो बैक पेन डेवलप उनको होता, तो जब हमारे पास आते हैं मेरे पास, तो हम ये पूरे टेक्निक्स उनको हम बताते कि किस तरीके, बजाय कि आप खाली पेन किलर लिख के, मैं कभी पेन किलर के प्रो नहीं हूँ, मैं पेन किलर लिख के नहीं बताता उनको। पहले बैक पेन पेशेंट को मैं उनको ये समझाते हैं मेरे असिस्टेंट्स के कि आपको बैक पेन किस लिए आया, यानी आपका बैक में क्या है, आपकी एनाटॉमी, यानी आपको किस तरीके से इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसका मेरे असिस्टेंट्स और हमारी पूरी टीम है, हम इसको पूरा उनको तारुफ कराते। तो इस वजह ये वो फॉलो करने से उनको फ्यूचर में जो गर्दन का दर्द है वो भी उसी का हिस्सा है। तो गर्दन का दर्द भी क्या है, स्टूडेंट्स है बहुत देर तक, आजकल सेल फोन है, नीचे झुके बहुत देर तक जो है पढ़ने से एक नेक पेन्स डेवलप होता है। आपको आई लेवल पे देख के पढ़ना चाहिए। ये आई लेवल पे जो है आपको स्टडीज भी जो है एकदम फॉरवर्ड बेंड हो रहे, तो आपका एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करने से नेक पेन नहीं आता। ये आई पे भी इफेक्ट हो सकता। तो ये सब बायोमैकेनिक्स से होता है, नेक पेन, बैक पेन। इसका जो है इल्म रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए कि आपको किस लिए ये नेक पेन आ रहा, बैक पेन आ रहा, बजाय कि आप इसका कुछ पेन किलर ले लिए, आपको रिकरेंट कई महीनों से आप गोली खाते जा रहे, तो आपका दर्द कम नहीं होता उससे। तो आपको ये चीज़ हमारे पास इसका इल्म देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि नेक पेन, बैक पेन नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, हमने देखा है, हालांकि पुलिस भी कई बार बोलती है लोगों के, जब गाड़ी चलाते हैं आप, टू व्हीलर खास तौर पे, तो सेल फोन पे बात न करें। इसके बावजूद हम बड़ी तादाद में नौजवानों को देखते हैं कि वो ऐसे गर्दन मतलब फोन लगाकर जो है बात करते रहते हैं। तो वो उस आदत से भी यकीनन उनको नुकसान पहुंचता होगा।
तो वो साथ से तो एक्सीडेंट भी हो जाता और वो खाली फोन बात करने की तो अलग चीज है, मगर वो लोग अगर प्रॉपर वे पे अगर बैठ के नहीं चला रहे हैं, यानी आपका आजकल थोड़े बाइक्स का जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि थोड़े बाइक्स थोड़े लोगों को सूट नहीं होते, यानी उनका एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, यानी वो लोग जिस बाइक्स की जो डिजाइनिंग है हर एक को सूट नहीं हो सकती है। थोड़े लोगों को थोड़ी बाइक्स पे देखा जा सकता है कि कई सीवियर बैक पेन और नेक पेन प्रॉब्लम्स आती है, तो जब वो बाइक चेंज कर रहे हैं तो उनका बैक पेन चल जाता। तो ये है कि वो बाइक उनको जो उनका बाइक का बायोमैकेनिक सूट नहीं हुआ, तो ये एनालाइज करना पड़ता उनको कि तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बाइक खरीदने जा रहा है तो वो उससे पहले डॉक्टर से मशवरा करे कि मुझे किस तरह की बाइक होनी चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड है वो, मगर ऐसा है कि वो लोग चला रहे हैं, फिर भी मैंने देखा हाइट के हिसाब से थोड़े एडजस्टमेंट्स अगर उनको बैक पेन नहीं आ रहा तो कोई इश्यू नहीं है। अगर उनको बाइक लेके चलाने पे अगर बैक पेन डेवलप हो रहा तो फिर उसको एनालाइज करना या देखना चाहिए कि किस वजह से हो रहा, क्या पोस्चर बराबर नहीं है या क्या है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि ये जो और देखा भी है कि जो वायरल फीवर्स हैं जितने भी वो होते हैं उससे भी जो कई लोग जो है वो घुटनों के दर्द हैं या उससे मुतासिर होते हैं, तो वायरल फीवर्स कितना असर डालते हैं हड्डियों पर? ये सही कहा आपने, इम्पोर्टेंट है। वायरल फीवर्स डेफिनेटली जो है जॉइंट पेन कॉज करते हैं, यानी वायरल इफेक्ट से आपको जॉइंट पेन आ सकता है। वायरल इफेक्ट यानी आपको फीवर आने की भी जरूरत नहीं है, यानी वायरस जो है एक टाइप ऑफ बॉडी में एंटीबॉडी रिएक्शन कॉज करता। तो ये एंटीबॉडी रिएक्शन, कई लोग ऐसा है कि फीवर आए बाद एक 10-15 दिन के बाद मल्टीपल जॉइंट पेन से आते और उनको पूरे तमाम ब्लड टेस्ट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव रहता है, कुछ भी ब्लड टेस्ट में नहीं आता, मगर उनको सीवियर जॉइंट पेन्स रहते हैं, वो लोग चल नहीं पाते। तो ये वायरल इफेक्ट से हो सकता है, यानी वायरल और इवन टाइफाइड जैसे फीवर्स में रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं, यानी पूरे बॉडी में रिएक्शन होके पूरे जॉइंट पेन्स कॉज कर सकता है। इससे पहले जैसे चिकनगुनिया भी है जी, वो भी एक वायरल इफेक्ट है, वो भी वायरल इफेक्ट है, आ सकता। तो इसके लिए क्या है, ये जरा 2-3 महीने टाइम लेता है इसको, कभी 6 मंथ्स तक भी रह सकता। तो थोड़ा इसको रेस्ट है, प्रॉपर डाइट है, इससे जो है नॉर्मली कई लोग रिकवर हो जाते हैं। तो अगर सीवियर पेन से तो हमारे पास इसको थोड़ा डिफरेंट इलाज है, मेडिकल थोड़े ड्रग्स है उसके लिए जो हम देके शॉर्ट ड्यूरेशन पे रख के ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आपके हॉस्पिटल्स में कई तरह के एडवांस टेक्निक पर आप तजुर्बे कर रहे हैं, और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेटिव और जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, दो जो अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में आप हमारे नाजरीन को बताएं कि वो किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह की एहतियात वो कर सकते हैं, और जब उनको जरूरत पड़े ऑपरेटिव मैनेजमेंट में जाने के लिए तो उनके लिए क्या मशवरे हैं आपके? तो प्रिवेंटिव मेडिसिन एक टर्म है जो नॉर्मली ना केवल आर्थोपेडिक्स बल्कि हर एक मेडिसिन फील्ड में ये लागू होता है कि आपको अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं यानी आप उसका प्रीलिमिनरी चेकअप करना चाहिए। इवन अबव 40 इयर्स आप है तो आप सालाना एक बार जो है आपका मास्टर हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन करा सकते हैं, जिससे कि अर्ली स्टेज पे अगर कुछ कैंसर्स भी है तो डिटेक्ट हो सकते हैं। तो नॉर्मली कई तरीके के आर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसको जो है आप अर्ली स्टेज पे अगर आप सफर हो रहे हैं तो उसको आप रिकॉग्नाइज करके जैसा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लिए तो वो लोग डेफिनेटली उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बैक पेन को क्या प्रिकॉशंस है, नी के लिए क्या प्रिकॉशंस है, एक्सरसाइज थेरेपी क्या है। अब बच्चों में अगर विटामिन डी डिफिशियंसी डेवलप हो रही तो इमीडिएटली विटामिन डी ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको, जिससे कि फर्दर बोन्स डैमेज और नहीं मुड़ सकते। अब यूजुअली अब बोन लेग्स है या रिकेट्स है, ये अर्ली स्टेज पे अगर पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करे कि बच्चों के घुटने टेढ़े या फुट टेढ़े तो जब वो अगर 5 साल 6 साल या 10 साल के अंदर ला सकते तो हम उनको विटामिन डी या नहीं तो ब्रेसेस में ठीक कर सकते हैं। मगर 10 साल के अभाव अगर बच्चे घुटने टेढ़े 12 साल के तो फिर वो ऑपरेशन से सीधा करना पड़ता। तो आप अर्ली रिकॉग्निशन कर लिए पेरेंट्स बच्चों में या एडल्ट्स में भी क्या है, जैसा ज़ईफ लोग रहते हैं या सीनियर सिटीजन्स है उनको भी जो है प्रॉपर एक्टिविटी और एक्सरसाइज होना ज़रूरी है बोन डेंसिटी के लिए, और विटामिन की कमी है तो अर्ली सिम्टम्स अगर आ रहे हैं बॉडी पेन तो
तो उनको प्रिकॉशनरी अगर प्रॉपर डाइट या विटामिन डी वगैरह सब लिए तो आपको फ्यूचर में फ्रैक्चर्स होने का चांस कम हो जाता। या आपको कई तरीके से बीमारियों से आप आर्थोपेडिक से बच सकते हैं, अलग मेडिकल साइड भी बीमारियों। प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑपरेशन के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है उसमें, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। जब एडवांस हो गया तो फिर काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उसके लिए हमारे पास, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, स्टेजेस पे डिपेंड रहते हैं। अब ऑर्थोपेडिक वाइज जो हमारे पास है, जैसा ऑर्थोपेडिक के लिए हमारे पास स्टेम सेल्स जैसा आपने कहा, फिर विस्को सप्लीमेंटेशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र है, और कई तरीके के कंजर्वेटिव नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स है। तो बैक पेन में क्या है, 90% ऑफ बैक पेन जो है सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए, तो वो नॉर्मली इधर फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता या आपके बॉडी पोस्चर से ठीक हो जाता। तो बहुत ही 10% लोगों को सर्जरी नीड रहती है बैक पेन में। डॉक्टर साहब, अब आज हम देख रहे हैं कि हालांकि पहले तो होता ये था कि आपका जो फैमिली डॉक्टर है, जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उसी डॉक्टर के पास हम लोग बताते थे। आज हम अगर कहीं किसी इलाज के लिए जाते हैं और वो डॉक्टर कुछ मशवरा देते हैं तो देखा ये जा रहा है कि वो फिर दूसरे डॉक्टर से भी हम कंसर्न करते हैं, क्या ये डॉक्टर सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। तो इस सिलसिले को आप किस तरह से देखते हैं, या ये जो ट्रेडिशन है, नया ट्रेडिशन, उसको किस नज़र से देखते हैं? जी, फैमिली फिजिशियन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये खैर फॉरेन कंट्री यूएस में भी फैमिली फिजिशियन एक अलग फील्ड है। फैमिली फिजिशियन आपके एक ट्रस्टेड डॉक्टर है, यानी आप जिस पे भरोसा कर सकते, तो वो जो है आपको फिर जो जिस डॉक्टर पे वो रेफर करेंगे तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो बेस्ट डॉक्टर है, नॉट ओनली कि आपके आर्थोपेडिक है आपका या न्यूरो है या जो भी है कार्डियोलॉजी। तो बिकॉज आपके फिजिशियन खुद डॉक्टर है तो उन्होंने जो है आपको देख के रेफर कर सकते हैं। तो और एक चीज़ क्या है, अब जनरल पब्लिक को भी आजकल अवेयरनेस है कि स्पेशलाइजेशन क्या है या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये हिसाब से वो लोग अब जैसा ऑनलाइन पे भी चूज़ करके कई पेशेंट्स जो है आते हैं। तो अवेयरनेस अच्छा है, एजुकेशन के हिसाब से क्या है, पहले बोन सेटर, तो अभी क्या है पब्लिक क्वालिफिकेशन सब देख के एक्सपीरियंस या रिव्यूज देख के आ रहे हैं। तो ये अच्छा ही ट्रेंड है कि वो डॉक्टर को पहचान रहे कि कौन डॉक्टर किसके लिए बेस्ट है। डॉक्टर साहब, आज हम देख रहे हैं कि इतना सारा मतलब दुनिया तरक्की कर रही है और बहुत सारी रिसर्च सामने आ रही है, इसके बावजूद जो प्राइवेट और कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमेज उतनी अच्छी नहीं है। कई लोग क्या होता है कि एक बार जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको कई बार ऐसा होता है कि सारी जिंदगी की कमाई जो है कुछ दिनों में वो अपनी जेब और प्रॉपर्टी खाली करके उनको आना पड़ता है। तो ऐसे में आप मतलब कई लोग मखरूज होना पड़ता है, उनको अपनी जायदाद से महरूम होना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशंस है उसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या मुतबादिल आपको नज़र आते हैं? एक तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है कि थोड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स ओवर चार्ज करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अब जैसा मेनली हमारा जैसा डॉक्टर रन हॉस्पिटल है तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पेशेंट्स को बेसिकली कितना नीड है और क्या उनको जो डेफिनेटली, क्योंकि कारपोरेट या हॉस्पिटल्स में क्वालिटी मेंटेन करने एक्सपेंसेस होते, बट ऐसा नहीं कि ओवर चार्ज करें, यानी उनको रीजनेबल तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं, यानी ओवर चार्ज या माल प्रैक्टिस तो अवॉइड करना। वो तो कोई भी कारपोरेट हॉस्पिटल में वो गलत है अगर कोई कर रहे हैं, तो पेशेंट्स का जो ट्रस्ट है उससे कम हो जाता। अब जो क्या है कि पेशेंट्स जब आते हैं तो उनका जो इलाज है, जो रीजनेबल इलाज है, या उनको कुछ टेक्नोलॉजी आप अवेल करना चाह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी पे ये कॉस्ट हो रहा, जो आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनको भी अंडरस्टैंड होता कि आप डिटेल बता सकते कि ये है, तो आपकी सर्विस के हिसाब से आप चार्ज करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ ओवर चार्ज कर रहे हैं। सम मेडिसिन डेफिनेटली कॉस्टली हो सकते हैं, तो पेशेंट्स को आप जब उनको आप एक्सप्लेन करेंगे हमारा, तो दे विल अंडरस्टैंड कि ये मेडिसिन, ऐसा नहीं कि आप पेशेंट्स को एक इलाज कर रहे हैं, वो गलत है, या माल प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। आप अपने हॉस्पिटल में इस तरह की जो चीजें हैं बचने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि हम जो है पेशेंट्स को जो डेफिनेटली नो माल प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पूरा डॉक्टर फैमिली रन है, तो हमारे पास पेशेंट्स को मिनिमम और वाजबी चार्ज में कारपोरेट या बेस्ट
बेस्ट इलाज हम प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा थोड़े प्रोसीजर्स कॉस्टली हो सकते हैं, बट ऐसा है कि उनको ऐसा कि ओवर चार्ज नहीं, यानी जो भी रीजनेबल चार्ज है हम बता के करते हैं। ऑर्थोपेडिक के सर्जरीज रहने दीजिए या इवन आईसीयू केयर में भी हम जो है यानी कभी आना पेशेंट्स की उतनी माशी हालत सही नहीं है तो हम उसमें डिस्काउंट्स भी हम देते कि उनके हिसाब से, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड प्राइस है तो उनको डिस्काउंट्स देके हम करते हैं। डॉक्टर साहब एक खास बात आपको पूछना चाहूंगा मैं कि अक्सर जो दूसरे शोबे हैं उसमें एक बार जब आदमी डिग्री हासिल करता है और उसको नौकरी लगती है तो वो बहुत ज्यादा कुछ उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ढर्रे पे काम चलता रहता है। लेकिन मेडिकल का शोबा एक ऐसा है जब आपको मतलब डिग्री हासिल करने के बाद या काम मिलने के बाद, नौकरी मिलने के बाद भी आपको मुसलसल तालीम और तरबियत करनी पड़ती है। तो आपने इस सिलसिले में किस किस तरह से अपने आप को अपडेट रखा? जी मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यूअली अपडेट करना पड़ता, क्योंकि कंटिन्यूअली ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च होते रहता। तो अब मैं जो है रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना रहता मेरे को, मैं प्रेजेंट करता हूँ। हमारे फेलोशिप्स है, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, और इसके साथ एकेडमिक्स में हम बहुत इन्वॉल्व करते हैं। तो CME प्रोग्राम्स होते रहते हैं हमारे, तो कई CME हम हॉस्पिटल में भी कंडक्ट करते हैं, और मैं खुद जो है बाहर भी अभी लास्ट 20 ईयर्स में कई 100 या हज़ारों CMEs अटेंड कराऊंगा मैं। तो ये जो CME प्रोग्राम जो है आपका कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रेगुलर आपका अपडेट होना चाहिए। और इसको इवन अभी जैसा MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी डॉक्टर्स को कोई भी एज में सर्टेन पॉइंट्स रखी कि आप जो है इतने आपका एवरी ईयर इतने पॉइंट CME में अटेंड करिए, कि इससे क्या है आपका, क्योंकि मेडिकल फील्ड डेली अपडेट होती है तो इसमें रिसर्च होते, तो एवरी डॉक्टर को जो है मस्ट है कि कंटिन्यूअली मेडिकल एजुकेशन को अटेंड करना। CME प्रोग्राम्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, तो ये हमारे मेडिकल साइड होते रहते हैं। ऑर्थोपेडिक रहने दीजिए, कोई भी मेडिकल रहने दीजिए, तो इससे वो बहुत ज़रूरी है कि आप नॉलेज अपडेट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब यूं तो आप अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लम्हे होंगे जब बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, बहुत ज़्यादा इत्मीनान मिला होगा, फिर भी कुछ ऐसे वाक़यात तो ज़िंदगी में आदमी को याद रह ही जाते हैं जब वो अपने काम से, अपने पेशे से बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसको लगता है कि हाँ, अब मैं जब डॉक्टर बनने का फैसला किया था वो मैंने सही किया था। तो ऐसे कुछ वाकयात जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ ताकि नाजरीन जो है उससे क्या है, जैसा ऑर्थोपेडिक है, मेरे पास जो पेशेंट्स जो बहुत ही सालों से मायूस या दर्द से सफ़र होके आते, मैं ऐसे कई पेशेंट्स है अगर मेरे से जो है इलाज हुआ या शिफा हुआ, वो लोग को पेन फ्री हो गए, तो उसमें बहुत खुशी मिलती कि वो लोग मिठाई लाके देते, यानी तो उनकी खुशी में जो है ऑपरेशन सक्सेस हुआ और लोग जल्दी चल रहे हैं। अब नी रिप्लेसमेंट, बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट में परसों हमारे एमआरओ साहब है, हमने किया था। कई सालों से सफ़र हो रहे थे, 10 दिन में वो दोनों घुटनों में अच्छा चले, तो वो 10 दिन में तो उनकी खुशी बहुत थी। तो वो देख के जो है मेरे को भी खुशी होती है डॉक्टर के, ये रिजल्ट इनको मैं दे सका कि। तो कई स्टूडेंट्स भी है लिगामेंट इंजरीज से आते, तो हम जो है उनको फिर से फुटबॉल खेलने भी जाता हूँ मैं, यानी उनको वो अभी टेक्नोलॉजी है वो पूरी, यानी लिगामेंट इंजरीज के लिए, स्पाइन के लिए। तो ये लोग जब उतना खुश हो गए जब बैक टू एक्टिविटी जाती, तो उसमें मेरी खुशी रहती कि लोगों को मैं ये ट्रीटमेंट हमारे पास से मिला कि अब कि उनका हैप्पीनेस में, अब डॉक्टर का हैप्पीनेस पेशेंट के हैप्पीनेस में, बिल्कुल, वो लोग अगर अच्छा सक्सेसफुली हम उनको बैक टू द एक्टिविटी करें तो उनके हैप्पीनेस मोर देन एनीथिंग के अर्निंग के अलावा उसमें डॉक्टर्स का ग्रेटिट्यूड ज्यादा रहता है। यकीनन इसमें पैसे से ज्यादा मैं जो सेटिस्फैक्शन है। जी बिल्कुल, वो ज्यादा रहता है। कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको याद है क्या, जब कई बार ऐसा होता है कि वो जो मरीज जो उसको सुकून मिलता है वो दुनिया जहान की सारी दौलत अगर निछावर कर दे तो लगता है मैं यही डॉक्टर साहब मेरे लिए जो किए वो शायद कोई नहीं कर सकता। ऐसे है कई इंसिडेंट्स है, कई पेशेंट्स, बहुत से पेशेंट्स आते मेरे पास, दूर दूर से आते, यहाँ से नहीं ऑल ओवर स्टेट से आते। तो एक बेंगलुरु से एक पेशेंट थे हमारे पास, यानी नॉन मुस्लिम, यानी वेंकट चलपति बोल के, तो दोनों घुटने उनके इतने खराब थे कि ऑल इंडिया पे कोई भी नहीं करते बोले। फिर वो सक्सेसफुली मैंने किया, उसका वीडियो भी है आप एक बार। तो वो इससे पहले कहीं भी बाहर है तो वो वॉक नहीं कर सक रहे थे, तो वो सीधा करने से उनको जो हैप्पीनेस मिला
तो मेरे को भी उसका बहुत काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं ऐसे पेशेंट्स को भी सीधा करके चला सका हूँ। डॉक्टर साहब, आपका जो हॉस्पिटल है वो अतापुर पे है इन दिनों। जी। हमने सुना है कि आप एक्सपेंशन प्लान भी रखते जी जी हैं इंशाल्लाह। शहर के दूसरे जी इलाकों जी में और जी दूसरे जी शहरों जी में। जी। थोड़ा सा आप तफसील से बताएंगे कहाँ कहाँ आप हॉस्पिटल्स बनाने जा रहे हैं? अभी हम अतापुर पे जो स्टार्ट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा हमारे को सक्सेस मिला और कई पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी अच्छा है हमारा पूरे पेशेंट्स का। तो जो प्रोटोकॉल्स या जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करें, ये अभी 300 बेड हॉस्पिटल हो चुका है हमारा, तो सुपर स्पेशलिटी है। तो पूरे नॉट इवन सर्जरीज में हमारे पास जो अभी 8 ऑपरेशन थिएटर्स है जो अभी हम कायम कर रहे हैं, ये पूरे लैमिनर एयरफ्लो के हैं और 0 इन्फेक्शन रेट, रोबोटिक्स है या माइक्रोस्कोप है हमारा। तो इसके अलावा हम कार्डियक भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं अभी। तो पूरे स्पेशलिटीज, डायलिसिस भी है हमारे पास। तो जितने भी डॉक्टर्स है, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये पूरे एक ह्यूमैनिटी से वर्क करें और टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी का कॉम्बिनेशन ले। जैसा ये जर्मन टेक्नोलॉजी भी है, एट द सेम टाइम हमारी जो ह्यूमैनिटी भी है, तो लोगों को जो है वही हमदर्दी से टेक्नोलॉजी पहुंचा जाए और वही प्रोटोकॉल्स भी हमारे एंट्री टू एग्जिट पेशेंट को जो है मुस्कुरा लेते हुए भेजना है, यानी सर्जरी करे बाद भी मुस्कुराते हुए जाना है। अंदर भी अगर कोई पेशेंट आया तो एवरी एस्पेक्ट पे हम ये चाह रहे हैं कि पूरा ट्रीटमेंट के अलावा नर्सिंग केयर या हाउसकीपिंग पूरा जो है पेशेंट्स को एक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की है। कहीं दूसरी ब्रांचेस भी आप, तो हम यही इसको ही हम जो है रेप्लिकेट करके, तो यही सर्विस हम चाह रहे हैं कि एक इकोनॉमिकली एथिकल प्रैक्टिस से हम दूसरे भी एरियाज पे जहाँ भी रिक्वायरमेंट है हम ये टेक्नोलॉजी को लाना चाह रहे हैं। कि अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी है ऑर्थोपेडिक्स में, न्यूरो में एडवांस टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स जो कई हॉस्पिटल्स में नहीं है इधर, तो इसको हम जो है अलग हैदराबाद में जहाँ भी लोकेशंस है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको कायम करने का प्लान है हमारे कोई साल तक। डॉक्टर साहब, बहुत से मौज़ूआत पर आपसे बातचीत हुई है। मैं जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे जो हमारे नाजरीन हैं वो उनके लिए कुछ ऐसे मशवरे जो वो करें या क्या करें और क्या ना करें। उनको अगर अपनी हड्डियां महफूज रखनी है, जोड़ों के दर्द से बचना है, तो डू एंड डोंट वाला जो है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है उनको। अब जैसा ऑर्थोपेडिक बोन स्ट्रेंथ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको डेली एक्सरसाइज है, वॉकिंग जो बोलते हैं, ये वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली हाफ एन आवर आपकी वॉकिंग कर रहे हैं, आप सनलाइट एक्सपोजर है और प्रॉपर डाइट है आपका, तो आपको तकरीबन आपके बोन्स में स्ट्रेंथ और मसल और बोन का स्ट्रेंथ कायम रहता। और जैसा यंगस्टर्स है, मैं ऑलरेडी और एक पॉइंट यंगस्टर्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि इनको जो है बोन डेंसिटी जो होती है, ये 30 इयर्स तक जो है ये बोन डेंसिटी का पीक रीच होता है, उसके बाद आपको बोन डेंसिटी नहीं आ सकती। यानी कई क्लिनिकल रिसर्च हुआ इसमें। तो अभी यंगस्टर्स जो है ज़्यादा पढ़ाई में रहते हैं, मगर उनको जो है ये माइंड में रखना चाहिए कि वो लोग बिलो 30 तक ही जो है बोन डेंसिटी का मैक्सिमम रीच होता पीक, तो वो लोग जो है उस पर फोकस करते हुआ पढ़ाई के साथ एक्सरसाइज पे या सनलाइट है, डाइट पे भी फोकस करना। और अगर कुछ आपको ऐसी अबनॉर्मल बीमारी है जॉइंट्स की या यंग एज में हो रही, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करना बेटर है। और रेगुलर जो है एक्सरसाइज, डाइट, सनलाइट, ये ऑर्थोपेडिक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसी क्या चीज़ है जो ना करें अगर मैं पूछूं? जैसा आप टोटली सनलाइट नहीं ले सक रहे हैं, या सनलाइट का एक बहुत बड़ा मसला है कि कई लोग मुश्किल है सिटीज में, फिर भी आप ट्राई करना चाहिए कि, और एक्सरसाइज यानी एक ही जगह बैठ के रहना सबसे बड़ी बुराई है ऑर्थोपेडिक को। एक ही जगह आप बैठ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी मोबिलिटी सेडेंट्री हो गई, ये सबसे बड़ी बीमारी है। यानी ऑर्थोपेडिक ले लीजिए, आप हर एक बीमारी का कॉज बन सकती है सेडेंट्री हैबिट। ये जो वॉकिंग की आप बात कर रहे हैं, तो किस उम्र तक मुसलसल वॉकिंग करनी चाहिए? इसकी आपको कोई हद नहीं है। आप 90 में करिए, आप 100 में, जब तक आप वॉक करेंगे जब तक आप हेल्थी रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, बहुत बेहद शुक्रिया आपका। आप अपने जो है बहुत ही मसरूफ तरीन शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला आपने। नाजरीन, यहाँ हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। देखते रहिए TTV। खुदा हाफिज।